हेलो मैजिकल माइंड, ये जो है चैप्टर चल रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। राइट, ये चैप्टर मैंने आपका बिजनेस कम्युनिकेशन में 4th चैप्टर है जो कि मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। राइट, तो अभी मैंने सबसे इजी टॉपिक उठाया है पूरी बुक का। दैट्स वाई कि अभी स्टूडेंट्स जो है इस बैच में जो है ऐड हो रहे हैं। दैट्स वाई मैंने सबसे इजी टॉपिक जो है उठाया है। और जो स्टूडेंट्स जिनकी आज फर्स्ट क्लास है उनको बैकअप मिल जाएगा। जो रिकॉर्डेड लेक्चर है लास्ट क्लासेस, जो 2 क्लासेस आपकी कम्युनिकेशन में, एक सीएस की ओरिएंटेशन क्लास थी और एक जो बिजनेस कम्युनिकेशन का फर्स्ट लेक्चर था, ये आपको मिल जाएगा। ओके राइट, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर आप कॉमर्स ब्रीड के हैं, हाँ जी दर्शल, अगर आप कॉमर्स ब्रीड के हैं तो आपने ऑलरेडी बिजनेस कम्युनिकेशन जो है पढ़ा हुआ होगा, तो उसी के बारे में आज जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, उसका एक जो है क्विक रिव्यू हम लोग है कर लेते हैं। राइट, चलिए, तो बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखा था कम्युनिकेशन का मीनिंग। फास्ट वे में हम जा रहे हैं थोड़ा सा। राइट, तो बैकअप मिल जाएगा जिनके आज फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमने देखा था कम्युनिकेशन वर्ड कहाँ से आया, तो कम्युनिकेशन वर्ड लैटिन के 2 वर्ड्स कम्युनिकेयर और कम्युनिस से जो है आया है, जिसका मतलब होता है टू शेयर। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं अपने माइंड की बातें आपसे शेयर कर रही हूँ। और अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इंग्लिश वर्ड कॉमन से कम्युनिकेशन वर्ड जो है वो डेराइव हुआ है, क्योंकि जब मैं आपसे बातें शेयर करती हूँ तो आपके साथ उस नॉलेज को क्या बनाती हूँ, कॉमन बनाती हूँ। राइट, सरिता कितने एग्जाम होते हैं, क्या होते हैं, सब मैंने ओरिएंटेशन वाली क्लास में बताया हुआ है। आपके CSET में जो है करीब आपके 4 पेपर्स हैं, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप ओरिएंटेशन वाला लेक्चर देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का मतलब हुआ टू शेयर। इंग्लिश वर्ड कॉमन से आया है, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या हुआ, जब मैं आपसे बातें शेयर कर दूंगी तो वो बातें क्या हो जाएंगी, हमारी कॉमन हो जाएंगी। राइट, इसके अलावा इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, इसको एक्सचेंज करना क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। और हमने ये देखा था कि जब भी हम कम्युनिकेट करेंगे तो हम डेटा का कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, हम किसका कम्युनिकेशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन करेंगे। ये चीज़ हमने देखी थी। राइट, इसके बाद हमने कम्युनिकेशन के 2 टाइप्स देखे थे, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। राइट, ये पहली स्लाइड में भी मैंने नोटिंग के लिए कहा था, कुछ चीज़ें आपको नोटबुक अपनी लेकर बैठनी है और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है। जो चीज़ें आपके ICSI का जो CSET का मटेरियल है उसमें भी नहीं है। राइट, तो आपको साथ में नोट्स भी बनाते जाना है। राइट, तो जब जितने न्यू स्टूडेंट्स हो जब लेक्चर देखेंगे तो ये फर्स्ट स्लाइड मैंने जो है वो नोट डाउन करने के लिए बोली थी कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट, कम्युनिकेशन जो है लैटिन वर्ड, कम्युनिकेयर भी एग्ज़ाम में आ सकता है और कम्युनिस्ट भी एग्ज़ाम में आ सकता है, तो 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर। राइट, हाँ जी सौम्या मिलेंगे, लेकिन रिविजनरी नोट्स आपको बाद में मिलेंगे। राइट, तो आपको जो है MCQs चैप्टर वाइज जो है वो हम प्रोवाइड करते जाएंगे। खैर, कम्युनिकेशन के जो नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप पहले जो CSET का मटेरियल है, CSET का, क्योंकि ICSI वालों की हैबिट है कि वो उसी में से जो है फिल इन द ब्लैंक्स, जो CSET की लैंग्वेज है उसी में से फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। राइट, तो मैं चाहूँगी कि पहले आप CSET का मटेरियल पढ़ लें, उसके बाद मैं आपको रिविजनरी नोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगी, जो आप एग्ज़ाम के पहले ब्रीफ में आप रिवीजन करके जा सकते हो। राइट, और इसके साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर होते जाएंगे वैसे वैसे आपको IGP की जो ऐप है उसमें आपको MCQs जो है वो मिलते जाएंगे। और मेरे पास हर एक चैप्टर के आप मान के चलिए कि 100 अबव MCQs हैं। राइट, तो आपको अच्छे से लगना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पे हमने देखी थी। फिर हमने देखा था डेटा और इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है, राइट। हमेशा कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन का होता है, डेटा का नहीं होता है। कभी भी एमसीक्यू में अगर आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑप्शन दिया है तो हमेशा किस पे टिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन पे, राइट। इसके बाद ये चीज़ भी मैंने आपको नहीं बताई थी, यहाँ से आईसीएसआई के डेटाबेस में क्वेश्चन पड़ा हुआ है, राइट। रैंडम है कि किसी के में भी रैंडम क्वेश्चन आ जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये स्लाइड आती है, लेकिन ये आपका मटेरियल जो है वो सीएसईटी के स्टडी मटेरियल में नहीं है, राइट। तो काइंडली जो है आप इसको जो है बहुत अच्छे से करिएगा। इस स्लाइड को भी मैंने नोट डाउन करने के लिए कहा था। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इंट्रा और इंटर का मतलब क्या है। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंट्रा का मतलब होता है विद इन, राइट। यानी कि अगर मैं कहूँ इंट्रा स्टेट तो मतलब क्या हुआ, विद इन स्टेट। अगर मैं कहूँ इंट्रानेट तो विद इन नेटवर्क। लेकिन अगर मैं कहूँ इंटरनेट तो मतलब नेटवर्क्स के बीच में। अगर हम कहते हैं इंटरनेशनल, इसका मतलब नेशंस के बीच में। अगर हम कहते हैं इंटर स्टेट, इट मीन्स स्टेट्स के बीच में। समझ में आ रही है बात, ये चीज़ होता है। ये लास्ट क्लास का हम रिवाइज कर रहे हैं। जिनकी फर्स्ट क्लास है मैं आपको बता दूँ, लास्ट क्लास का हम रिवाइज कर रहे हैं कि हम लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं। हरीश, ओके ओके, सबको वॉइस भी आ रही है आई होप। कुछ भी होता है तो प्लीज़ लिख के एक्नॉलेज करिएगा, राइट। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रा का मतलब होता है विद इन, इंटर का मतलब होता है कि इंटर के बाद जो वर्ड लिखा रहता है, जैसे यहाँ लिखा है इंटरपर्सनल, इट मीन्स पर्सन्स के बीच में। इंट्रा पर्सनल मतलब विद इन पर्सन। हम जब खुद से बातें करते हैं तो ये इनसेन वाली बात नहीं है, आप ये मत समझिए कि पागलपन वाली बात है। हम खुद से भी बातें करते हैं। इस पे हमने लास्ट क्लास में काफ़ी डिस्कशन किया था। तो एग्ज़ाम में अक्सर ये इंट्रा पर्सनल पूछ लिया जाता है। आपको लगता है इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन कम्युनिकेशन होता है। तो एग्ज़ाम में अक्सर इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन का मीनिंग आता है और आपसे पूछा जाता है, या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में पूछ लिया जाता है कि इस टाइप का कम्युनिकेशन होता है कि नहीं होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी जो मैंने लास्ट क्लास में नोट डाउन करने के लिए कहा था। उसके बाद हमने अलग अलग स्कॉलर्स की डेफिनेशन को देखा था, उसका मतलब देखा था। कून्स एंड ओडोनल की डेफिनेशन देखी थी, जॉर्ज टेरी की डेफिनेशन देखी थी। एलन लुइस ने बहुत अच्छी बात जो है कही थी, तो इनकी डेफिनेशंस हमने देखी थी। इसको कैसे एग्ज़ाम में अक्सर डेफिनेशन देके आपसे राइटर का नाम पूछेंगे, तो उसको लर्न करने की जो टेक्निक थी वो हमने देखा था कि डेफिनेशन में से कोई भी एक ऐसा वर्ड जो कि डेफिनेशंस में कॉमन नहीं होता है, ऐसा वर्ड उठाकर उसके साथ जो है राइटर का नाम जो है वो लर्न कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात की थी। तो वैसे तो कम्युनिकेशन प्रोसेस आप बचपन में भी पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोसेस, अब टीचर्स तो यही बताते हैं, जैसे मैं सेंडर हूँ, राइट। तो मैंने अपने थॉट्स जो है वर्ड्स में डाले, वर्ड्स में डालने के बाद वॉइस और ये जो हमारा इंटरनेट है, इस मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रहा है, राइट। मैंने इसको हिंदी, इंग्लिश जिसको आप कहते हैं उसमें डाला। आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप रिसीवर हो, आपने उसको डिकोड किया और मुझे यहाँ राइटिंग के थ्रू आप क्या दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। तो दैट इज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस। लेकिन कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत जगह होती है। तो हमने लास्ट क्लास में कम्युनिकेशन प्रोसेस डिस्कस किया था। क्या क्या डिस्कस किया था? एडवर्टाइजमेंट डिस्कस किया था। एडवर्टाइजमेंट के केस में कंपनी जो है सेंडर है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि ऐड बनाती है, राइट। एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो कि ऐड बनाती है वो एनकोडिंग का काम करती है। टेलीविज़न के थ्रू वो ऐड हम देखते हैं, हम क्या है, रिसीवर है। हमें ऐड कभी कभी एक बार में समझ में आ जाता है, यानी कि हमने एक बार में डिकोड कर लिया, कभी कभी कई बार में समझ में आता है, राइट। और फीडबैक क्या होता है कि कंपनी की सेल कैसी है, मतलब कि ऐड का पॉजिटिव इफेक्ट आया है कि नहीं आया है। आपने वोडाफोन का ऐड देखा होगा, जूजू वाला, किसी को याद आया? वोडाफोन का ऐड देखा होगा आपने, जूजू का ऐड जो है वो आपने देखा होगा, जिसमें वॉइस नहीं होती है, केवल एनिमेटेड कैरेक्टर्स होते हैं, उनके थ्रू एडवर्टाइजमेंट वो क्या है,
जो है डिज़ाइन करते हैं। तो आप सोचिए वहाँ पर तो वॉइस भी नहीं है, वहाँ केवल विजुअल जो है एनिमेशन है, विजुअल एनिमेशन है। अगर वो एनिमेशन कभी कभी आपको एक ही बार में समझ में आ जाता है, राइट, कभी कभी आप 2 बार देखते हो तो कहते हो अच्छा तो इसका मतलब ये है, राइट। तो ऐसे कई सारे ऐड होते हैं, राइट। तो वहाँ पे भी क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है। फिर हमने मेट्रो में केजरीवाल के ऐड की बात कही थी, राइट। आप मेट्रो में जा रहे हो, कोई ऐड देख रहे हो, ठीक है, अब आप उसके केजरीवाल के बारे में सोच रहे हो, आपके माइंड में पॉजिटिव अगर इमेज बन रही हो, दिल्ली वाले उसको वोट दे देते हैं, दैट इज फीडबैक ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट। तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है। आप मेट्रो में जा रहे हो, जैसा हम मेरे को कार ड्राइव करनी नहीं आती, राइट, तो मैं भी मेट्रो से जो है जाती थी। तो जब मैं मेट्रो से जाती थी तो रास्ते में मेरे माइंड में प्लानिंग चल रही है, अच्छा जाके अभी पहली क्लास ये लेनी है, इतनी देर की होगी, फिर सेकंड में ये आज एक टॉपिक कवर करवा देती हूँ, थर्ड में ये टॉपिक कवर करवा देती हूँ। कैसा कम्युनिकेशन है, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में भी ये कम्युनिकेशन प्रोसेस चल रहा है, राइट। तो आप सोचो आपके साथ ये दिन में कितनी बार होता होगा। इवन जब हम सोते हैं और हमें जो ड्रीम्स आते हैं वो भी हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा है, राइट। हम घर में घुसते हैं, हमारा पैट जो है 2 टांगों पे खड़ा हो जाता है, कोई भी, चाहे डॉगी हो, गिनी पिग्स, मेरे पास गिनी पिग्स थे, 2 टांगों पे खड़े हो जाते थे। तो उनको कुछ खाने को चाहिए था, या उनको चाहिए था कि उनको आते ही सहरा दिया जाए, राइट, प्यार मांगते थे, राइट। तो वो क्या हो गए, सेंडर हो गए। वहाँ पे उन्होंने कुछ बोला नहीं, वहाँ बॉडी लैंग्वेज उनकी क्या है, मीडियम है, और उनकी आईज जो है वो क्या है, एक तरीके से मीडियम है। आईज के थ्रू स्टार्स फेंकना। अब आपके तो फेसेस मैं यहाँ पे देख नहीं पा रही, मैं तो क्लास में होता था, मैम थक गए, बस मैम बहुत, बस ऐसे देखने लगते थे। और जैसे शिनचैन के कार्टून में स्टार्स नहीं फेंकता है वो इमोशनल करने के लिए, वैसे ही आपकी आंखें होती थी, राइट। तो मुझे क्लास जो है छोड़नी पड़ जाती थी। अब खैर यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं है। सरिता कह रहे हैं, अच्छा सरिता आपकी क्लास नहीं चली। डियर आपकी सरिता, यहाँ पे जो चैट है वो औरों को नहीं दिखती है, बस मेरे को दिखती है। सरिता कह रही है मेरी तो क्लास ही नहीं चल रही है। क्या किसी और की भी नहीं चल रही है? आईटी टीम जरा देख लीजिए बच्चों की प्रॉब्लम। बाकियों की क्लास तो आई होप चल रही है ना, बाकियों की क्लास आई होप चल रही है। मेरी ओर से तो सब कुछ ओके है, इंटरनेट कनेक्शन वगैरह सब कुछ ओके, राइट। तो होता क्या था कि क्लास ही भाई जल्दी ख़त्म करवा देते, तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है, राइट। तो पेट जो देख रहा है, हमने उसकी भाषा समझ ली, उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ ली, उसे फीडबैक के तौर पे सहरा दिया, ठीक है, उसको प्यार कर लिया, तो वो क्या है, उसका फीडबैक है। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस चलता है। तो आप ये सोचो अभी ड्यूरिंग द लेक्चर जो हमारा साथ में टाइम बीतने वाला है, उसमें कितनी बार सोचो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हो चुका है। तुम्हारी बात मैं सुन रही हूँ, मेरी बात तुम सुन रहे हो, तो आप ये सोचो 24 घंटे में ये कम्युनिकेशन प्रोसेस आपके साथ कितने ज़्यादा टाइम्स हो चुका होता होगा। शायद 10,000 प्लस टाइम्स जो है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है 24 आवर्स में हो जाता है। क्योंकि जहाँ भी हमारा किसी के साथ इंट्रैक्शन होता है, या हम लेट के सोचते रहते हैं, हम अपने इमोशंस के बारे में सोचते रहते हैं, किसी को याद करते रहते हैं दिल से, राइट, तो ये सब किस में आता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में आता है। तो काफ़ी हमने इसको जो है डिस्कस किया था। ये कम्युनिकेशन प्रोसेस के हमारे स्टेप्स थे। फिर हम बिजनेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। अगर बिजनेस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन होता है तो उसको बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन नोट डाउन की थी, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, इसको मैंने नोट डाउन करने के लिए जो है बोला था, राइट। उसके बाद हमने फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे। 2 वे प्रोसेस होता है, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, ऑब्वियस सी बात है 2 वे प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलता है, आपकी लाइफ में लगातार चलता है, बिना कम्युनिकेशन के कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। तो कम्युनिकेशन को आप बहुत छोटा मत समझिए। जितना आप कम्युनिकेशन, आप तो समझते हैं कम्युनिकेशन का मतलब है बस हमें इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, नहीं डियर। कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट टर्म है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, देख चुके थे। फैक्ट्स, आइडियाज़, इमोशंस जो है हम एक्सचेंज करते हैं। डायनेमिक प्रोसेस होता है। अब इम्पॉर्टेंट है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। गोल ओरिएंटेड मतलब हर एक कम्युनिकेशन का
अपना एक पर्टिकुलर गोल होता है। लास्ट क्लास में हम देख चुके थे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, गोल ओरिएंटेड में हमने एक और चीज़ देखी थी कि अगर हम गॉसिप भी करते हैं तो भी उसका एक पर्टिकुलर गोल होता है, ये भी हमने देखा था। इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब ये है कि आप ये समझिए कि जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको अलग अलग वेरियस डिसिप्लिन की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। वेरियस डिसिप्लिन, अलग अलग एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, मैं अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या नॉलेज होनी चाहिए? मेरे को पहली बात तो ये अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, राइट। चलिए, सब्जेक्ट की नॉलेज हो गई। जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ उस लैंग्वेज का मेरे पास कमांड होना चाहिए, ये चीज़ हो गई, राइट। आप अभी मुझे देख नहीं रहे हो, अगर आप लाइव क्लास में बैठे होते तो मुझे आपकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी करना आना चाहिए कि भाई कैसा लग रहा है क्लास में, आप ऐसे तिरछे बैठे हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको आपके अंदर इमोशंस का एकदम उबाल आ रहा है, ये सब मुझे पढ़ना आना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज की स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, राइट। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी पे भी हमने बात की थी। साइकोलॉजी क्या होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन करने चलते हैं तो हमें सामने वाले की साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, राइट। सामने वाला किस लेवल का है, उसकी नॉलेज क्या है, उसके हिसाब से हमें बात करनी है। या आज भी हम देखेंगे 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में, राइट। साइकोलॉजी का सेंस ये हो गया, आप ये समझो आप एक छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो और उसको बात समझ में नहीं आ रही है, आप बड़े इरिटेट होते हो, अरे इसको तो ये भी नहीं आता है। हमारे साथ होता है ना, हमारे साथ होता है। अब देखो, आज मैं आपको फाउंडेशन पढ़ा रही हूँ, 2012 के पहले मेरी हैबिट थी प्रोफेशनल लेवल पढ़ाने की केवल, राइट। उसके बाद मतलब कि बहुत पहले मैंने 2003 में पढ़ाया होगा 9th 10th 11th 12th। तो उसके बाद तो हमेशा सीनियर लेवल को ही पढ़ाया, MBAs को पढ़ाया, प्रोफेशनल लेवल को पढ़ाया, राइट। 2012 में मुझे बोला गया कि नहीं, आप फाउंडेशन भी लो, जब आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप मैनेजमेंट का पेपर ले सकते हो। आई वॉज शॉक्ड कि मैं छोटे बच्चों को क्या पढ़ाऊँगी, मतलब कि फाउंडेशन मेरे लिए बहुत छोटा था, राइट। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगता था कि अरे इनको तो ये चीज़ ही नहीं समझ में आ रही यार। तो मतलब कि फिर धीरे धीरे साइकोलॉजी पढ़ना आया, नहीं आप मेरे को उनके लेवल पे जाकर, मैं जब उस टाइम पे थी, मैं छोटी थी, तो मेरा जो व्यू पॉइंट था उस लेवल से मुझे जाकर क्या है चीज़ों को समझाना होगा। तो साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है सामने वाले की, राइट। आप छोटे बच्चे को पढ़ाओगे तो आपको उसके लेवल पर पहुंच जाना है कि वो छोटा बच्चा अभी बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता होगा, राइट। तो आप जिसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, कोई नॉन फाइनेंस बैठा है, नॉन लॉ वाला पर्सन बैठा है जिसको लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है, तो हमें उसकी साइकोलॉजी समझकर उसको लेमैन लैंग्वेज में, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में चीज़ों को समझाना होगा। अदरवाइज हमारा कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आज अभी हम 7 C's में भी इस चीज़ को देखेंगे। सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी वर्ड कहाँ से निकला है? सोशल। सोशल का मतलब क्या होता है? जब कई लोग साथ में होते हैं, राइट। तो उनके आपस में कैसी बातचीत है, हमारे साथ ट्यूनिंग कैसी है, हम कितने सोशल हैं, राइट। सामने वाला हमारे साथ कितना कंफर्टेबल है, ये चीज़ हमारी कहाँ आती है? सोशियोलॉजी में। और पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस का मतलब स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर। अब फॉर एग्जांपल क्लास में सपोज 200 बच्चा बैठा है, हम 200 बच्चे को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते क्योंकि सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है। जब भी हम पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो कि जो हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं और 200 पर्सन हमें सुन रहे हैं तो हम 200 पर्सन को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। आप सोचिए मोदी जी हैं, मोदी जी जब भाषण देते हैं तो क्या 120 करोड़ 125 करोड़ की जनता जो है वो सेटिस्फाइड होती है? आंसर है नो, राइट। इन दैट केस हम कैसा कम्युनिकेशन करें? हम वो कम्युनिकेशन करेंगे जो ज़्यादा लोगों को पसंद होगा, राइट। स्टडी ऑफ वोटिंग बिहेवियर, पॉलिटिकल साइंस, तो ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में जो है डिस्कस की थी, राइट। आज की क्लास में यहाँ तक हमने लास्ट क्लास की थी, जो आप लोग लास्ट क्लास के बैकअप में देख लोगे, और एक अभी हमने जो है ब्रीफिंग कर दिया। आई होप कि जितने स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में बैठे थे उनको इसमें कोई डाउट नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत इजी है, ठीक है। एंड कल की जो क्लास हुई थी वो इंट्रोडक्शन टू लॉ की क्लास हुई थी,
उसको ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। उसमें लॉ की हमने बहुत सारी बातें की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। और अब जो लॉ की नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी तक हमने लॉ की इंट्रोडक्शन क्लास देखी थी, जिसमें हमने देखा था बेयर एक्ट क्या होता है और उसको कैसे पढ़ा जाता है, सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन किसे कहते हैं, लॉ मेकर ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास में देखी थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग है लॉ। आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, इवन आपके CSET में लॉ एक ऐसा पेपर है जो आप फर्स्ट टाइम जो है पढ़ रहे हो। तो प्लीज़ लॉ की क्लास के पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उस एक इंट्रोडक्शन टू लॉ की क्लास का बैकअप ज़रूर ले लेंगे, राइट। और एक चीज़ और कि मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल हमारा टर्न है, फ्राइडे की क्लास है, लेकिन फ्राइडे की क्लास आपकी शिवम सर की होगी। मैं कल की क्लास वैसे नहीं लूँगी, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एंड एक हमारा वेबिनार ICSI का गाज़ियाबाद जो चैप्टर है, वो एक वेबिनार जो है उसमें होने जा रहा है। वेबिनार का हमारा टॉपिक है इंटरव्यू स्किल्स, जो आपके स्टूडेंट्स के लिए वो वेबिनार होने जा रहा है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं उस वेबिनार की लिंक भेजूंगी, जो कि सैटरडे को होगा। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करेंगे, राइट। एंड इंटरव्यू स्किल्स पे ये वेबिनार जो है वो होगा, राइट। चलिए, तो इसके बाद आज का हमारा जो टॉपिक है बिजनेस कम्युनिकेशन में, वो हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। ये हमारा आज का फ्रेश टॉपिक है। अब इसको हम देख रहे हैं इस चैप्टर में, बहुत ईजी है। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इंग्लिश ही नहीं होता है। अभी भी हमारे बीच क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है। थोड़े बहुत बैरियर्स आते रहते हैं, बैरियर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अभी बैरियर आ रहा था, दैट इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल बैरियर, राइट। क्योंकि हम लोग दूर बैठे हैं, हम लोग सामने नहीं बैठे हैं एक दूसरे के, तो बैरियर की नॉलेज होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सपोज आपका फ़ोन है, मतलब कि आपके फ़ोन पे नेटवर्क का इशू हो गया, मोबाइल डेटा पे इशू हो गया, तो क्लास थोड़ी सी रुक के आ रही है। दीज आर टेक्नोलॉजिकल बैरियर, राइट। मेरा इलेक्ट्रिसिटी का कभी इशू हो गया, राइट, वैसे तो जाती नहीं है, लेकिन अब वो एक नेट का इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ये भी हमारा क्या है, टेक्नोलॉजिकल बैरियर, राइट। क्योंकि हमारी क्लासेस जो है वो इंटरनेट पे चल रही हैं, राइट। अब कम्युनिकेशन, हर चीज़ कम्युनिकेशन होती है। मेरे पास क्लाइंट आया, राइट, आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। आज की डेट में टैक्स रिटर्न्स का काम चल रहा है, आपको आइडिया होगा। आज की डेट में टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो भरी जा रही हैं। GST रिटर्न्स का साल भर काम होता है, कंपोजिशन स्कीम वगैरह कुछ भी हो, राइट। कंपनी इनकॉर्पोरेशन वगैरह का काम आता रहता है। तो जब क्लाइंट आता है और हम क्लाइंट से बात करते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, राइट। क्लाइंट को हम कंफर्ट लेवल देंगे तब वो हमारे पास रुकेगा। अगर हमने उसको कंफर्ट लेवल नहीं दिया, हमने अपना एटीट्यूड दिखाया, राइट, एक जेन्युइन फीस जो है उससे कमिट नहीं की, या फीस के रिगार्डिंग उसको सही से काम नहीं दिया, या हमने काम किया और उसको हम समझा नहीं पाए कि हमने जो है उसका काम किया है, तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर जो है वो आ जाता है, राइट। सरिता बिल्कुल सही कह रही है। जैसे सिमेंटिक बैरियर, पर्सनल बैरियर, एटीट्यूड की जो मैंने बात की, वो दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल बैरियर, राइट। हम कई लोग शर्माते हैं बात करने में, शाई फील करते हैं, ये भी हमारा क्या है, पर्सनल बैरियर। और अभी बहुत सारी बातें हम करेंगे। हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हैं। तो एक तो थोड़ी कोरोना के इस पीरियड में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई है कि आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब कि स्टूडेंट्स के
बीच में जो कम्युनिकेशन होता था, जो हमारा बैच बनता था और आपकी एक ग्रुपिंग होती थी, क्योंकि हमारा CS का कोर्स, CA का कोर्स, CMA का कोर्स, ये क्या है आपका करस्पॉन्डेंस कोर्स की तरीके से है। तो आपकी सोशल नेटवर्किंग कहाँ बनेगी? आपकी सोशल नेटवर्किंग तो बैच में बनती थी, राइट। अब तो आप आज की डेट में अपने घर पे बैठ के क्लासेस कर रहे हो, तो आपके आपस में तो कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, राइट। सोशल नेटवर्किंग हो नहीं पा रही है। लेकिन खैर आपके पास मीडियम है, व्हाट्सएप ग्रुप है, और भी चीज़ें। हमारे CA वाले स्टूडेंट्स जो है, अभी हमारे पास CA की करीब 150 की स्ट्रेंथ होगी, तो उनके अपने अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं। हमें पता है इनफॉर्मल ग्रुप्स भी उन्होंने कुछ बनाए हुए हैं टीचर्स के साथ, तो सब्जेक्ट वाइज अलग हैं, राइट। तो सोशल नेटवर्किंग की भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, और ये हमारे ट्रेनिंग, हमारे जॉब टाइम पे हम, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो हमें सोशल नेटवर्किंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे भी हमें कम्युनिकेशन हेल्प करता है। तो कैसे करेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, राइट। अभी जैसे कि मैंने बताया ICSI गाज़ियाबाद चैप्टर इंटरव्यू स्किल्स पे जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, राइट। वो सेशन मैं ले रही हूँ, राइट। तो आपको उसका वेबिनार का मैं लिंक भेजूंगी। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन कैसे मैटर करता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अब आप सोचिए, ऐसा प्रोसेस जो आपके साथ दिन भर होता है, जिसके बिना आप अपनी लाइफ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो, राइट। अभी मैंने बताया 24 आवर्स में पता नहीं कितने 1000 टाइम्स आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हो चुका होता है, राइट। अभी 2-2.5 घंटे में करीब आप कह लो कि 1000 टाइम्स तो अभी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है वो क्रॉस हो जाएगा, आप कह सकते हो, राइट। तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है, ये चीज़ हमें समझनी बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ हमें कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करना है और ध्यान से कम्युनिकेशन करना है, ये चीज़ अभी हम देखने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है इंक्रीज इन साइज। पहला पॉइंट क्या है? इंक्रीज इन साइज। अब इस चीज़ को समझो, इंक्रीज इन साइज, राइट। तो अब आप सोचिए, आप घर में बात करते हैं, किसी दोस्त के सामने हमसे कुछ गलत निकल गया, हम उससे बाद में सॉरी बोल देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, और हमारे दिल फिर पुराने जैसे हो जाते हैं, राइट। लेकिन इंक्रीज इन साइज, आप ये सोचो, अगर बहुत सारे लोगों के सामने आप कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, सपोज मैं हूँ, राइट, मैं आप सबके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने अगर कुछ, हाँ जी सरिता ऐड कर दूंगी डियर, अभी क्लास के बाद मैं आपको नंबर बता दूंगी। आप सोचो मैंने कुछ गलत बोल दिया, आप सबके दिलों पे लग गई, तो क्या होगा ना। मैं एक एक से माफ़ी शायद ना मान पाऊँ, राइट। मैंने कुछ ऐसा हर्टिंग स्टेटमेंट बोल दिया जिसने आप सबको हर्ट कर दिया, तो मैं एक एक से तो माफ़ी मांग नहीं पाऊंगी। तो वहाँ पे हमारा क्या है, इशू हो सकता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स बहुत ज़्यादा थे, राइट। ऐसे ही अगर आप ये समझो कि मोदी जी ने कुछ बोल दिया, हो गया हंगामा। आपने पॉलिटिशियंस को देखा होगा, राइट, कि पॉलिटिशियंस के मुंह से कभी कभी भावनाओं में कुछ गलत वर्ड्स निकल जाते हैं, फिर उनकी, आप ये कह लो, जो मीडिया वाले होते हैं वो बाल की खाल निकालते हैं कि नहीं नहीं आपके कहने का मतलब ये था, आपका सेंस ये था। धज्जियाँ उड़ती हैं कि नहीं उड़ती हैं? तो इसलिए बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑडियंस है उनका साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो पहले तो आपको ये समझना होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑडियंस बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे हमें कम्युनिकेशन बहुत सोच समझ के करना है। आपने देखा होगा जो पॉलिटिशियंस हैं या जो कंपनीज हैं, उन्होंने एक ऑफिसर रखा होता है जिसका नाम होता है PRO, जिसका नाम होता है PRO। ये आप नोट कर लीजिएगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। क्या होता है? PRO, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, राइट। हर एक कंपनी का एक अपना PRO होता है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक PRO होता है, राइट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। समझ में आ रही है बात? ठीक है। क्यों उन्होंने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स को रखा होता है? ताकि पब्लिकली सही बात जाए।
जनरली ये जो पीआरओ होगा, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होगा, आप देखेंगे या तो लॉ वाला पर्सन होगा या मतलब लॉ से रिलेटेड जनरली जो पर्सन्स होते हैं वो होते हैं, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि लैंग्वेज का कुरेद कुरेद के मतलब क्या निकलता है, इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है। हमें कम्युनिकेशन पे बहुत कमांड होना चाहिए, हम लॉ वाली फील्ड से हैं, समझ में आ रही है बात। तो पीआरओ क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, बीजेपी की ओर से कौन बोलता है, सांबित पात्रा। आपने देखा होगा बीजेपी की ओर से जनरली कौन आता है, सांबित पात्रा डिबेट वगैरह में बैठता है, राइट। आपने देखा होगा कांग्रेस की ओर से सुरजेवाला, राइट, आता है अक्सर, वो डिबेट में बैठता है। ये सब कहीं ना कहीं क्या होंगे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। इनको क्यों बनाया गया, क्योंकि इनका कम्युनिकेशन पे कमांड है। ये मीडिया के सामने जो भी स्टेटमेंट्स बोलते हैं वो बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, जिनको तोड़ा मरोड़ा, बहुत ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। समझ में आ रही है बात। ऐसे ही जो बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स होते हैं जो ग्रो कर रहे हैं, मल्टीनेशनल्स जो फर्म्स हैं, वो भी पीआरओ जो है वो रखती है, जो कि जब भी प्रेस बुलाई जाती है, प्रेस मीटिंग होती है, उसमें कंपनी की बात को पब्लिक के सामने रख सके, सोच समझ के रख सके, वहाँ शब्दों में गड़बड़ी ना हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे पूरा भारत, पूरे इंडिया के लोग उसको सुन रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो जब ऑडियंस का साइज बढ़ जाता है तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ जाती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी भावनाओं को समझो। समझ में आ रही है बात। आपने भाई भीड़ में कह दिया, कोई बात कह दी है, वो आपने कहा नहीं नहीं मेरा सेंस सही था, मेरी भावनाओं को समझो। भावना मैं यहाँ किसी लड़की की बात नहीं कर रही हूँ, भावनाओं को समझो मैं यहाँ किसकी बात कर रही हूँ, इमोशंस की बात कर रही हूँ। मेरी बात समझ में आई। इंक्रीज इन साइज, समझ में आ रही है बात। तो आपको जब भी आप पब्लिक रिलेशन यानी कि आप कह लीजिए पब्लिक स्पीकिंग में जब जाते हैं, जहां आपको ऑल ओवर इंडिया के लोगों से बात करनी है या विश्व के हर एक लोगों पे कोई कैंपेन देना है, तो आपको बहुत सोच समझ के वहाँ पे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, राइट। समझ में आ रही है बात। एक हमारी जब लाइव क्लास चलती थी तो एक एक्टिविटी थी हमारी लाइव क्लास में। अब तो खैर इस एक्टिविटी को कैसे किया जाए, राइट। तो लाइव क्लास में हमारी एक्टिविटी थी, चलो तुम लोग भी एक एक्टिविटी नोट डाउन करो, तुम लोग नए तरीके से इस एक्टिविटी को करना, राइट। एक्टिविटी ये है कि आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस देना है, आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस देना है। जो हमारा सब्जेक्ट ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा लॉ और कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट ग्रुप है, वहाँ पे आपको वीडियो एक अपना बना के भेजना होगा शॉर्ट एनालिसिस का, राइट। ये हम लोग लाइव करते थे, बड़ा ही मज़ा आता था, राइट। शॉर्ट क्या होता है, SWOT, राइट। आपको वीडियो में अपना स्ट्रेंथ बताना है। लाइव बच्चे आकर बोलते थे अपना इंट्रोडक्शन, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रो देना है, राइट। अपना स्ट्रेंथ बतानी है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपकी खुद की होनी चाहिए, मतलब कोई ये नहीं बोलेगा मेरी स्ट्रेंथ मेरे पेरेंट्स है। आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप डिटरमिन्ड हो, आपके अंदर की जो क्वालिटी है वो आपको स्ट्रेंथ पे बताना है, अपनी वीकनेस आपको बतानी है, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट आपको बताना है। यानी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ रही जिसने जो आपको एक अपॉर्चुनिटी लगी या लगेगी, और थ्रेट मतलब डर, राइट। जो चीज़ आपकी लाइफ में क्या ऐसा रहा, मतलब कि जो आपको पीछे ढकेलता है। तो ये हम लाइव क्लास में करते थे कि जो स्टूडेंट्स होते थे वो अपना इंट्रोडक्शन देते थे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते थे, शॉर्ट करते थे। तो बड़ी शर्म आती थी बच्चों को। क्यों बच्चों को शर्म आती थी, कहते थे मैम हमें लिखने को दे दो, लिखने को दे दो और कॉपी में आप पढ़ लो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे तो 1 to 1 कम्युनिकेशन है। आपको बाकी स्टूडेंट्स के सामने खड़े होकर शॉर्ट देने में क्यों, शॉर्ट एनालिसिस, अपना शॉर्ट एनालिसिस करने में क्यों शर्म आती थी, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन ज़्यादा हो गए, तो आपको हेजिटेशन रहता था, राइट। तो दिस इज़ प्रॉब्लम कि जब नंबर ऑफ ऑडियंस बढ़ जाता है तो कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। साफ सीधी सी बात, सरल शब्दों में मैं कहूँ कि अगर हमारे मुंह से कुछ निकल गया, राइट, तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि भावनाओं को समझो। पॉलिटिशियंस के साथ आए दिन होता रहता है, राहुल गांधी इसका शिकार बहुत अच्छे से होते हैं। आपने देखा होगा बिना सोचे समझे कुछ बोल देते हैं और फिर बाद में मीडिया में उनकी जो है खिंचाई होती है, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है। और आज की डेट में आप कह लीजिए
ट्विटर के थ्रू जो है बहुत सारे लोग जो है अगर बिना सोचे समझे ट्विटर पे लिख देते हैं तो वो कितना ट्रोल होता है ये आपको अच्छे से मालूम है, राइट। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की हेल्प लेती हैं, राइट, जिनको बहुत सोच समझ के जो बोलते हैं उनको पता रहता है कि जो वर्ड्स हम बोल रहे हैं उसका मतलब क्या निकलने वाला है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, अब मैंने आपको पीआरओ की पोस्ट बताई, राइट। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन क्यों बोला, आप सोचो तुम्हारे घर एक बंदा आया, राइट, एक पर्सन आया, एक कंपनी से आया, एक ब्रांडेड कंपनी से आया, राइट, ढंग से बात नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो तुम भी कहोगे अरे इस ब्रांड ने बताओ कैसे कैसे लोगों को रख लिया है, बात नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात मेरी, ठीक है। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन। दूसरा एग्जांपल लो, गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं, राइट, हमें वेट करना पड़ता है मैक्सिमम जो एम्प्लॉय, खैर अब तो गवर्नमेंट बैंक भी बहुत सुधर गए हैं, मैं सारे बैंक्स के लिए ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ बैंक्स हैं जिसमें आप जाओ ना सब मुंह सड़ा के बैठे रहेंगे, राइट, बात नहीं करेंगे, आप तो बस खड़े हो कि भैया कब आपका नंबर आए और काम कर दिए, जब तक आपका नंबर आया वो लंच के लिए चले गए, राइट। तो मतलब कि क्यों गवर्नमेंट बैंक पीछे रह गए थे एक टाइम पे, और प्राइवेट बैंक, प्राइवेट सेक्टर के बैंक मतलब ICICI हो गया, HDFC हो गया, क्यों आगे निकल गए, क्योंकि इन बैंक्स में जो कम्युनिकेशन था बहुत अच्छा था। आप जैसे ही बैंक में घुसते हो एक पर्सन खड़ा रहता है, मे आई हेल्प यू, राइट, एक पर्सन खड़ा रहता है, आप उसको बताते हो मेरे को ये करना है, वो आपको रिस्पेक्टिव काउंटर पे छोड़ कर आता है, वहाँ आपको बैठाया जाता है और आपका काम किया जाता है। क्या डिफरेंस है कम्युनिकेशन, राइट। जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, तो जैसे जैसे समय जो है मॉडर्न होता जा रहा है वहाँ पे लोगों को अहमियत समझ में आई कि हाँ कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है। जब गवर्नमेंट बैंक ने देखा कि उनके इस एटीट्यूड के कारण उनका बिजनेस कम हो रहा है, आज की डेट में देखिए, आज की डेट में गवर्नमेंट बैंक में भी पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छा बनाया जाता है, वहाँ पे भी आपसे बहुत कायदे से जो है बात की जाती है। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, राइट। अगर कंपनी आपको जॉब दे रही है, भले ही आप किसी पोस्ट पे हो, अगर आपको ढंग से बात करना नहीं आता है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं कंपनी का नाम क्या है, खराब हो सकता है। आप खुद करते हो, ठीक है, कोई भी ब्रांडेड कंपनी का कोई पर्सन आ जाए तो अगर वो ढंग से बात नहीं कर पा रहा है तुरंत आपका कमेंट होगा अरे पता नहीं कंपनी ने इसको कैसे रख लिया, इसको तो बात करना भी नहीं आता है, समझ रहे। तो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप सोचिए जहाँ पे कंपनी को बहुत सारे लोगों से काम करवाना है, उसके मतलब के अंडर में थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो होते हैं, राइट, उन सब से काम करवाना है, उन सब तक अपनी बात पहुंचानी है, ठीक है। तो ऐसे टाइम में कम्युनिकेशन की कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उनके बीच कितना कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन कब अच्छा होता है, जब कम्युनिकेशन जो है अच्छा होता है, राइट। ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन, कट थ्रोट कंपटीशन की बात मैंने ग्रोइंग स्पेशलाइजेशन के साथ ही कर ली। जैसे बैंक का भी मैंने एग्जांपल बताया था, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, राइट, वो कंपटीशन में ऊपर होगा। तो आज लेवलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे, जहाँ पे अब आप खुद सोचिए गवर्नमेंट बैंक है और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं और स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो दूसरे देशों के बैंक्स हैं वो भी यहाँ पर जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कम्युनिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। हर कोई चाहता है कि उसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो, हम प्रैक्टिस करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा क्लाइंट्स हो, तो हम क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा कम्युनिकेशन जो है रखते हैं। और वैसे बात है प्रैक्टिस में हम तो यही चाहेंगे ना कि हमारे पास क्लाइंट ज़्यादा हो, तो क्लाइंट्स कंफर्टेबल रहते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, माउथ पब्लिसिटी जो है वो होती है। तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, राइट। नेक्स्ट कह रहे ट्रेड यूनियन मूवमेंट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आपको डियर पता है वर्कर्स का ग्रुप है, कंपनी है, राइट। कंपनी और वर्कर्स के ग्रुप में हमेशा तनातनी लगी रहेगी। मतलब क्यों, क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट बहुत अपोजिट है। कंपनी चाहती है कॉस्ट घटा दे, राइट, मतलब वेजेस कम देना चाहती है, वर्कर्स चाहते हैं कि वेजेस क्या हो, ज़्यादा हो। तो दोनों का इंटरेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, कन्फ्लिक्ट करता है। तो आए दिन जो है ट्रेड यूनियन जो है आए दिन लॉकडाउन, स्ट्राइक
पे जो है चला जाता है। अब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके लीडर के साथ क्या ज़रूरी है, उनके लीडर के साथ क्या ज़रूरी है, कम्युनिकेशन, राइट। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन हेल्प करेगी कि कंपनी की ओर से कौन सा बंदा आएगा और जो वर्कर्स हैं उनकी ओर से कौन सा लीडर आएगा जो कि अपनी बात मैनेजमेंट तक, कंपनी के मैनेजमेंट तक पहुँचा सके और कंपनी का मैनेजमेंट अपनी बात उनको समझा सके, राइट। तो यहाँ पर जो है बार्गेनिंग होती है दोनों पार्टीज़ के लीडर्स के बीच में, राइट। और इसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव, ये टर्म आपको पता होना चाहिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कभी भी ये टर्म आए तो आप समझ जाइएगा कि वर्कर्स और जो मैनेजमेंट है उसके बीच जो बातचीत होती है और एक कॉमन सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, हम एग्री कर गए, कंपनी कहती है ठीक है हम आपकी ये मांग मान गए, राइट। लीडर कहता है ठीक है हम इस चीज़ को एग्री करते हैं, हम स्ट्राइक ख़त्म कर देंगे। तो वो जो नेगोशिएशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो वहाँ पे भी कम्युनिकेशन का बहुत मेन रोल होता है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, राइट। तो डियर, आप अभी हमारे जब लॉ वाली फील्ड में आओगे, कॉर्पोरेट लॉ हम पढ़ते हैं, हम कंपनी सेक्रेटरीज कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं, उसके साथ साथ कई सारे लोग LLB भी कर लेते हैं, जिसके कारण आपके पास बार काउंसिल की भी मेंबरशिप होती है। तो एक आता है आर्बिट्रेटर, एक वर्ड आता है आर्बिट्रेटर, राइट, आर्बिट्रेटर, राइट। ये भी हमारी फील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर क्या होता है, जो दो पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करवाना रहता है। आर्बिट्रेटर का काम क्या होता है, जो दो पार्टीज़ के बीच में जो डिस्प्यूट हुए हैं उसको सॉर्ट आउट करवाना रहता है, राइट। तो यहाँ पर हम प्रोफेशनल की जो भूमिका है, जो रोल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारी भी कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि हम दोनों पार्टी की बात को समझ सकें, उनकी बात आपस में समझा सकें, उनके बीच नेगोशिएशंस करवा सकें, राइट। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ट्रेड यूनियन मूवमेंट आपको समझ में आया। कम्युनिकेशन, ह्यूमन रिलेशन, अभी मैंने आपको बताया कि आपके बीच की सोशल नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इस पर बात कर रहे थे। आपके बीच के ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन रिलेशंस मतलब क्या हुए, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, राइट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ, जो रिलेशनशिप आपका एक दूसरे के साथ है, राइट, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सब जो आपके साथ बैठ के पढ़ रहे हैं ये आपके कॉम्पिटिटर नहीं है। एक चीज़ मैं बता दूँ, आप सब CS बनोगे, राइट। तो ये जो हैं, जो आपके साथ बैठ के पढ़े हैं, आपके कॉम्पिटिटर नहीं है, आपको सपोर्ट करते हैं। हमारी जब हमें CS का कोर्स करवाया जाएगा तो हमारी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं कि हम सारे एरिया में काम नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टैक्स का काम करती हूँ, राइट, मेरे पास कंपनी लॉ का भी काम आता है, इजी वाला हम कर लेते हैं, लेकिन और अगर हायर लेवल का कंपनी लॉ का काम आता है तो वो हमारे जो पार्टनर्स हैं वो करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो आप सारे टाइप का काम नहीं संभाल सकते। आप सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जो है वो काम आ जाए, मर्जर एक्विजिशन से रिलेटेड जो है वो काम आ जाए, ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो है वो काम आ जाए। तो अगर मैं ये चाहूँ कि मैं ही सारे काम कर लूँ, नॉट पॉसिबल, राइट। मुझे एक ऐसा सर्कल चाहिए होता है जिनके पास अलग अलग फील्ड का स्पेशलाइजेशन हो। हाँ, क्लाइंट मेरे पास कोई काम लाता है, मैं कभी मना नहीं करती हूँ, राइट। तो यहाँ पे आप ये समझो कि मुझे मेरे जितने बैचमेट्स रहे हैं, राइट, उनका बहुत सपोर्ट मिलता है। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जो हमने तो कभी सॉल्व ही नहीं की उस टाइप की, लेकिन फ्रेंड सर्कल में किसी ने कर रखी है तो उसकी एडवाइस से हम अपने केस पर काम करते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। तो ये सब आपके कॉम्पिटिटर्स नहीं है, ये सब आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। याद रखिएगा मेरी बात, चाहे जॉब मिलने की बात हो, चाहे आर्टिकलशिप की बात हो। आर्टिकलशिप में अब सपोज आपको आर्टिकलशिप में एक खड़ूस बॉस मिला, राइट, आपके फ्रेंड का बॉस बड़ा ही जो है हेल्पफुल नेचर का है, एग्ज़ाम टाइम छुट्टियां दे देता है, राइट। तो ये सब बहुत मैटर करता है। तो उसने अपने यहाँ आपकी भी आर्टिकलशिप लगवा दी जो है। तो ये बहुत मैटर करता है। आपको सोशल
नेटवर्क बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, राइट। अब इतना भी कम्युनिकेशन नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल करना है, राइट। एक लिमिट में रहकर आपको सामने वाले से बात करनी है कि सामने वाला अनकंफर्टेबल फील ना करे। तो ये चीज़ हमारी जो डेवलप होती है इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन कैसे डेवलप होगा, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में कैसे डेवलप होगा, जब उनके बीच में आपस में ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस होगा। आपके बीच में कैसे डेवलप होगा कि हाँ इसकी चलो ट्रेनिंग लगवा देता हूँ, इसकी यहाँ वैकेंसी मुझे मालूम है मैं लगवा देता हूँ, अच्छा ठीक है इसको प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ जेलसी की ज़रूरत नहीं होती है, भाई मैंने काम किया हुआ है, मुझसे अगर कुछ पूछा जाता है तो वहाँ जेलसी की ज़रूरत नहीं होती है, अरे मैं उसको फ्री में क्यों बता दूँ। हम अपने फ्रेंडशिप के लिए कि ठीक है उसके पास काम आया होगा, चलो हम उसको बता देते हैं काम कैसे करना है, मेरी बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक हम अपने कम्युनिटी को, सीएस कम्युनिटी के मेंबर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट ये चीज़ दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिलेशंस। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एम्प्लॉयज़ का मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखेगा, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट का ख्याल रखते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग और जो भी चीज़ें रहती हैं कंपनीज़ में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट जब डेवलप होता है तभी ये चीज़ हो पाती है, राइट और लॉयल्टी जो है बन पाती है। कोरोना के टाइम पे बहुत सारे एम्प्लॉयर्स की लॉयल्टी के बारे में पता लगा होगा, राइट कि उन्होंने सही एम्प्लॉयर का साथ दिया कि रॉन्ग एम्प्लॉयर का साथ दिया। चलिए अब इसके बाद किसकी बात करें, पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब पब्लिक की बात आती है, ये देखिए सोशल मीडिया, राइट ट्विटर, गूगल, फेसबुक पे आप कैसे बात कर रहे हैं, ऑडियंस से आप क्या बात कर रहे हैं, ठीक है आपका एडवर्टाइजमेंट कंपनी का कैसा है, मीडिया आपके क्या इमेज बना रही है, आपके बारे में न्यूज़ क्या जा रही है, सोसाइटी में इमेज कैसे बनी हुई है, इन सब के लिए कंपनी जो है काम करती है ताकि उसके पॉजिटिव फीडबैक्स जो है वो मार्केट में जाए। तो ये पब्लिक रिलेशन के लिए हमारा कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोच लेना चाहिए, राहुल गांधी को भी सोच लेना चाहिए ट्विटर पे क्या लिखा है, एक एक वर्ड लिखने से पहले उनको ध्यान से सोचना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रोल हो जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है कि उनकी पब्लिक और मीडिया भी एक इमेज बनाने का बहुत बड़ा काम करती है कि पब्लिक के सामने उसने किसी पर्सन की क्या इमेज बना रखी है, राइट। कम्युनिकेशन, अगर आपको सही से बात करना आता है, अगर आपको सही से बात करना आता है और आप एक काम होता है लाइजनिंग का, आपने सुना होगा एक काम होता है लाइजनिंग का, हम लोग भी करते हैं। लाइजनिंग मतलब होता है कह लीजिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप डेवलप करना, काम करवाना, कॉन्ट्रैक्ट लेना, टेंडर्स लेना, राइट दूसरों के लिए टेंडर्स लेना, बीच में जो मीडिएटर होते हैं उसको बोलते हैं लाइजनिंग। तो आप ये सोचिए अगर आपको बात करनी आती है तो आप करोड़ों कमा सकते हैं, एक एक लाइजनिंग में एक एक 2-2 करोड़ जो है वो मिलता है। तो कम्युनिकेशन आपके लिए क्या है, पर्सनल एसेट है, राइट। वहाँ पे आपको मे भी बहुत बड़े पर्सन से जाके बात करनी पड़ती हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग होते हैं उनसे जाके बात करनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी एसेट है। अगर आपको बात करना आ गया ना, इंग्लिश आने से काम नहीं चलता है डियर, हमारा काम इस बात से चलता है कि हमें बात करनी कैसे आती है, राइट। केवल इंग्लिश आने से काम नहीं चलता है, हमारा इस चीज़ से काम चलता है कि हम कैसे सामने वाले को कन्विंस कर ले जाते हैं। डियर लव मैरिज भी करोगे ना, राइट अपने पेरेंट्स को भी आके समझाओगे ना, वहाँ पे भी कम्युनिकेशन चाहिए कि हाँ जी मैं इससे मैरिज करने जा रहा हूँ, राइट। घर का भी कोई डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे होगे ना, तो वहाँ पे भी आपके कम्युनिकेशन स्किल आपको चाहिए। तो कम्युनिकेशन आपका क्या बन जाता है, एक बहुत बड़ा पर्सनल एसेट है अगर आपको बात करनी आती है, क्योंकि नौकरी भी आपको वही दिलाएगा। आपकी डिग्री जो होगी आपको इंटरव्यू के गेट तक ले जाएगी, उसके बाद आप सामने वाले को कैसे कन्विंस करते हो कि भाई बाकियों को छोड़ो मुझे रखो, मैं तुम्हारे काम आऊँगा, दैट इज़ कम्युनिकेशन। तो अगर आपको बहुत अच्छे से बात करनी आती है तो वो आपकी एक पर्सनल एसेट है, राइट। टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको तो पता है टीचिंग में हम लोग बोलते ही रहते हैं। एडवोकेट्स, जज को कन्विंस करना रहता है भाई मेरे क्लाइंट के फेवर में केस कर दो। जर्नलिस्ट, जो उसको परसुएड करना रहता है अपने आर्टिकल से सामने वालों को, राइट। तो ये वाली आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है आपकी पर्सनल एसेट है, राइट क्लियर है।
और आपके करियर में आपको सपोर्ट करेगी। तो ये हम पढ़ रहे थे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। अब एक बहुत बढ़िया टर्म आ रहा है आपके सामने, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इन सब जगह से क्वेश्चन आ सकता है डियर। कलेक्टिव बार्गेनिंग आपको एक टर्म मैंने बता दिया, कट, ठीक है। फॉलोइंग में से कौन सी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है, कौन सी कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन बनकर यहाँ से आ सकता है। पीआरओ का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, राइट। पीआरओ कौन होता है ये पूछ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम आ रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? देखो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, बहुत इजी वर्ड्स में मैं बता रही हूँ। जिस सेंस में मैं बात कर रही हूँ उस सेंस में तुमको बात समझ में, जिस सेंस में मैं बात कर रही हूँ उस सेंस में तुमको बात समझ में। सपोज मैंने किसी और सेंस से बोला और तुमको किसी और सेंस में बात समझ में आ गई, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार मेरे बैच में क्या हुआ था, बहुत देर से तुम लोग पढ़ रहे हो, चलो एक मज़ेदार इंसिडेंस मैं तुम लोगों को सुनाती हूँ। एक बैच में क्या हुआ था, 2012 में जब मैंने CS फाउंडेशन का बैच लेना स्टार्ट किया था, ठीक है। आज तक डियर 30+ ऑल इंडिया रैंक आ चुकी हैं। 2012 से लगातार आज तक मैं ले रही हूँ। केवल बीच में आई थिंक मैंने 1.5 साल का गैप किया था अपनी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, और अदरवाइज मैं लगातार बैचेस ले रही हूँ। तो आज तक 30+ ऑल इंडिया रैंक्स आ चुकी हैं केवल CS फाउंडेशन में, राइट। तो आई होप कि आप लोगों का भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा CSED में और आप लोग भी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, आपको CSET का जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, कम से कम आपको 6 से 8 बार उसका रिवीजन करना है, राइट। अगर आप रैंक के हिसाब से पढ़ना चाहते हो, देन गारंटीड है कि हाँ आपकी रैंक आएगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हर एक बच्चे का पेपर अलग होगा, हर एक बच्चे का पेपर अलग होगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि उन्होंने कुछ क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कह लीजिए कि 400-500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ होगा, राइट। उसमें से सपोज इतने सारे बच्चे बैठे हैं, विनीत ने एग्ज़ाम दिया, विनीत के एग्ज़ाम में अलग क्वेश्चन आएगा, राइट। विनीत के एग्जाम में अलग क्वेश्चंस आएंगे, सौम्या के एग्जाम में अलग क्वेश्चंस आएंगे, शिवानी के एग्जाम में अलग क्वेश्चंस आएंगे। तो पेपर का सेट नहीं बनता है, पेपर का सेट नहीं बनता है। कंप्यूटर उस कलेक्शन में से रैंडम बेसिस पे जो है क्वेश्चंस उठाता है। ये बात मेरी याद रखिएगा, समझ में आ रही है बात, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो जनरली होंगे आपके CSET का जो ICSI का मटेरियल है वहीं से एग्जैक्ट लाइन बनकर आ गई होगी। जितना एक्स्ट्रा बाहर से आएगा वो मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ICSI का तो मटेरियल पढ़ ही रहे हैं और साथ में एक्स्ट्रा बातें भी जो है वो पढ़ रहे हैं। स्वाति का यहाँ पे आ रहा है कि मैम वीडियो पॉज हो गया है, बाकियों का वीडियो चल रहा है। स्वाति मेरे एंड से तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बहुत सही से चल रहा है। आई थिंक बाकियों का वीडियो चल रहा होगा, स्वाति आपके एंड से प्रॉब्लम होगी। बाकियों को भी क्या वीडियो पॉज की प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा स्वाति ओके हो गया, राइट, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैंने क्या कहा, जिस सेंस में मैं बात कह रही हूँ उसी सेंस में आपको बात समझ में आए। इंसिडेंस आपको बता रही थी। क्या हुआ कि 2012-13 में एक बैच था, मैंने बैच लिया, ठीक है। अब हम भी प्रोफेशनल को पढ़ाते थे, प्रोफेशनल आपका फाइनल लेवल CS का, और उससे फाउंडेशन लेवल पे आए थे। तो मैंने क्या किया कि पूरी क्लास को ऐसे ही एक प्रेस रिलीज का चैप्टर था और हम पब्लिक रिलेशन, अभी जैसे आप पढ़ रहे थे ना, तो पब्लिक रिलेशन मैं पढ़ा रही थी, लेकिन क्लास में मैंने पब्लिक रिलेशन नहीं बोला, मैंने PR ही बोला, राइट। मैंने क्लास में PR ही बोला, बच्चों ने कुछ नहीं कहा। वो चैप्टर 2 क्लास 3 क्लास खिंच गया, राइट। दूसरी क्लास में भी मैंने PR बोला। दूसरी क्लास के एंड तक मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो डियर गड़बड़ है यहाँ पर, राइट। तो मैंने क्या किया कि मैंने बच्चों को, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपका समझाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बेटा क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस पूछने शुरू किए। तो मेरे को ये समझ में आया कि मैंने जो PR बोला वो तो किसी को पता ही नहीं है। जितनी बार स्ट्रेंथ बैठी है वो तो किसी को समझ ही में नहीं आया। मतलब मेरा 1 या 2 दिन का लेक्चर बर्बाद गया, उनको बस बीच बीच की कहानियाँ समझ में आ रही थी,
जहाँ जहाँ मैंने पीआर बोला होगा वो बिल्कुल उनको नहीं समझ में आया। क्यों? क्योंकि मेरे लिए तो पीआर पब्लिक रिलेशन था, लेकिन मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स ने अपने सेंस में, अब तुम लोग तो यंग होते हो भाई, तुम लोग तो तुम लोग हो, राइट। तो पीआर का मतलब 2.5 अक्षर प्रेम के कई लोगों को सुनाई दे रहा था प्यार, कि मैं प्यार की बात कर रही हूँ। अब मुझे समझ में नहीं आया कि जो लेक्चर मैंने दिया उसमें प्यार से उन्होंने कहाँ से रिलेट कर लिया। मैंने कहा कि कंपनी को जो है पीआर के थ्रू जो है लोगों से बात करनी चाहिए, तो उनको समझ में आया कंपनी को जो है प्यार के थ्रू जो है लोगों से बात करनी चाहिए, राइट। तो अब आप सोचिए यहाँ पे क्या हुआ, सिमेंटिक बैरियर। क्योंकि मैं तो इंग्लिश वाला पीआर बोल रही थी, पब्लिक रिलेशन वाला पीआर बोल रही थी, लेकिन उनकी नज़र में 2.5 अक्षर प्रेम के, राइट, वो वाला प्यार जो है उनके दिमाग में चल रहा था, उनके लेवल का। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो तो हुआ ही नहीं, राइट। तो ऐसी ऐसी चीज़ होती है। बस डियर, आप अपने दिल की भावनाएं मुझे इमोजीज के थ्रू ही यहाँ पे जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। सरिता, सौम्या, सबके एक्सप्रेशंस आ गए, क्योंकि आपके फेसेस तो मैं देख नहीं सकती हूँ, राइट। आपकी बॉडी लैंग्वेज की स्टडी तो मैं कर नहीं सकती हूँ। यहाँ पे तो क्लासेस ऐसे चल रही हैं, इवन जो है आप समझिए ऐसे क्लासेस चल रही होंगी, कई लोग लेट के कर रहे होंगे क्लास, कई लोग आधा बैठे होंगे और ऐसे क्लास कर रहे होंगे अपने मोबाइल पे, कई लोग मौसम का मज़ा ले रहे होंगे और क्लास कर रहे होंगे, कुछ लोग खाते खाते क्लास कर रहे होंगे। तो अब बॉडी लैंग्वेज की तो स्टडी मैं यहाँ पे कर नहीं सकती कि कौन क्या कर रहा है, तो बस आप ऐसे ही मज़े ले लीजिए। तो ये सोचो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। एक और इंसिडेंट हुआ था, एक इंसिडेंट ये हुआ था डियर कि जो फर्स्ट बैच मुझे दिया गया था, ऐसे तो हम लोग सीएस फाउंडेशन में जाने वाले नहीं थे पढ़ाने के लिए, तो कुछ इमरजेंसी हो गई थी। तो इमरजेंसी में उस बैच के टीचर्स बहुत सारे चेंज हुए थे, राइट। तो कम से कम 6-7 टीचर्स जो है वो भाग चुके थे। फिर मुझे बोला गया, तो मैंने कहा अरे मैं इतने छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, मुझे भी ये लोग भगा देंगे, मैं इन चुन्नुओं मुन्नुओं को नहीं पढ़ाऊंगी, चुन्नू मुन्नू को नहीं पढ़ाऊंगी, ये मेरा स्टेटमेंट था, राइट। तो खैर धक्का दे के मुझे तो भेज दिया गया क्लास में। फिर मैंने क्लास लेनी शुरू की, तो मैंने सोचा अब इन बच्चों के ऊपर चेंज बहुत हो रहा है, चलो चेंज मैनेजमेंट से ही शुरू करता। तो एक टॉपिक हुआ करता था हमारा चेंज मैनेजमेंट, वो मैंने पढ़ाना शुरू किया। तो डियर पहला तो मस्त मस्त वाले एग्जाम्पल दिए, फिर मैंने सोचा एक रियलिस्टिक कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल दे देती हूँ। तो मैंने एक रियल एग्जाम्पल जो रिलायंस कम्युनिकेशन में हुआ था वो एग्जाम्पल जो है उनको दिया, ठीक है। पूरी हायरार्की बना के, चार्ट वार्ट बना के सब मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा रिलायंस में हुआ था, देखो चेंज मैनेजमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। बेटा केस तो किसी ने सुना नहीं, केस तो किसी ने सुना नहीं, पूरे क्लास में ये था मैम को ये केस कैसे मालूम, रिलायंस पे ये हुआ था, ऐसे हुआ था, कैसे मालूम। और इस समय मैम ने जितने नाम बोले हैं, क्योंकि मैंने फुल नेम बताए थे, ठीक है, तो सब लोग मेरे सर नेम के साथ जोड़ रहे थे कि किसका सर नेम मैम से मैच करता है, इसमें मैम के हस्बैंड है कि नहीं। मतलब कि केस तो नहीं समझा, पर्सनल लाइफ में जाना इंटरेस्ट आ रहा था। तो सोचो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, राइट। उस दिन मुझे समझ में आया कि बच्चों को रियल नेम तो बताना ही नहीं चाहिए, बच्चों को XYZ ABC करके ही बताना चाहिए। समझ में आई बात, क्योंकि उनका दिमाग केस पे कम था, नाम पे ज़्यादा था। समझ में आई बात। तो इसका मतलब जिस सेंस में मैं बात करना चाह रही हूँ उस सेंस में आपको बात समझ में नहीं आई। अब ऑनलाइन टीचिंग चल रही है हमारी, ऑनलाइन लाइव क्लास चल रही है हमारी, तो हमारे लिए आज की डेट में ये एसेस करना कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि नहीं है बड़ा ही मुश्किल है, राइट। चलिए, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको समझ में आएगा, जिस सेंस में मैं बात कर रही हूँ उसी सेंस में बात आपको समझ में आए। अब जैसे एक चीज़ और लीजिए, कभी कभी लॉ में होता है, राइट, लॉ में क्या होता है, एंड और होता है, इंग्लिश का एंड और होता है, इंग्लिश का एंड और, राइट, कि मतलब कि ये दोनों कंडीशन साथ में पूरी होनी चाहिए तो एंड लगेगा, ये दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए तो और लगेगा, कई जगह आता है। अब आप सोचिए मैं हिंदी वाला और बोल रही हूँ या मैं इंग्लिश वाला और बोल रही हूँ और आप हिंदी वाला और समझ रहे हैं, समझ में आ रही है बात। मैं तो इंग्लिश वाला और बोल रही हूँ, यानी दोनों में से एक कंडीशन लगनी चाहिए, और आप क्या समझ रहे हो,
अब तो आप हिंदी वाला और समझ रहे हो। तो अब इस केस में अगर मुझे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है डियर, तो मैं तो चिल्ला चिल्ला के क्लास में बोलते भाई मैं और बोल रही हूँ, मैं इंग्लिश वाला और बोल रही हूँ, इसका मतलब है या, ये भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सबसे पहले आप ये समझो कि जिस सेंस में एक व्यक्ति जो है बात कर रहा है, ठीक है, उसी सेंस में आप जो है बात को समझो। घर में काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं, घर में काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं, हमारी फैमिली में भी हुए हैं। एक छोटा सा इंसिडेंट चलिए आपको बताती हूँ, आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ में आएगा। राइट, एक होता है धनिया। धनिया, वो जो ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं जो खाने में पड़ती हैं, ठीक है। तो एक बार ये हुआ, मेरी मम्मी ने मेरे ब्रदर को बोला कि बेटा जा धनिया लेता है, ठीक है। तो भाई ब्रदर तो ब्रदर, वो भाई साहब जो है ग्रीन लीव्स, पत्ती वाले लीव्स की जगह बजाय वो जो एक धनिया के दाने नहीं होते हैं, राइट, मसाले वाला जो धनिया होता है, पंसारी की दुकान में जाके वो जो आपका साइड में किराना स्टोर होता है वहाँ से जाकर वो धनिया ले आए। राइट, तो सोचो कि, और ऐसे ही एक बार और हुआ था कि उससे नालायक से बोला गया तो सोया ले आओ। राइट, सोया भी एक ग्रीन लीव्स होता है, ठीक है। तो वो जाके जो है किराना स्टोर पे जाके मांग रहे थे सोया दे दो, तो किराना वाला कहता है कैसा सोया? भाई सोया तो आता नहीं, यहाँ सोया सॉस ज़रूर आती है। राइट, तो यू कैन इमेजिन कि जिस सेंस में मेरी मदर ने ब्रदर को बोला उस सेंस में तो समझे ही नहीं, दूसरे सेंस में समझ के चला गया। दैट मीन्स कि वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी कह आता है कि जिस सेंस में मैं बोल रही हूँ उसी सेंस में आपको समझ में आता हो। हाँ जी सरिता, बिल्कुल सही। सरिता कह रही है जो आपने हिंदी का और इंग्लिश के और का एग्जाम्पल दिया, दैट इज सेमेंटिक बैरियर। राइट, ये चीज़ है। तो उसी सेंस में आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, तब तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ, अदरवाइज नहीं हुआ। आई होप आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की डेफिनेशन याद रहेगी। जिस सेंस में मैं बोल रही हूँ उसी सेंस में आपको चीज़ें समझ में आए। राइट, इस पे ना हम लोग वीडियो भी देखेंगे, इस पे हम वीडियो भी देखेंगे। अभी थोड़ा चैप्टर के आगे जो हम बैरियर्स में आएंगे तो हम वीडियो देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसको कहते हैं। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? पहली बात, सामने वाले ने मैसेज को समझा कि नहीं समझा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब सामने वाले को मैसेज पूरी तरीके से समझ में आया होगा। राइट, दूसरी बात, जो मैसेज दे रहा है यानी कि सेंडर है, उस पे सामने वाले को विश्वास है कि नहीं है, फेथ है कि नहीं है। हाँ जी विनीत, मेरा बहुत प्यारा सा ब्रदर है, ठीक है, वो तो बस ऐसे ही विनीत कह रहे हैं मैम अपने भाई को नालायक मत बोलो, आपको क्लियर बोलना चाहिए था। नहीं नहीं विनीत, बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, ठीक है, बड़ी सिस्टर हूँ ना। राइट, ठीक है। तो पहली चीज़ तो मैसेज को कायदे से जो है समझ में आने वाला होना चाहिए। वही चीज़ तो बता रही हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, सामने वाले को एकदम कायदे से अच्छे से ठोक बजा के बता दो कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया, फीडबैक भी ले लो समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन आप एग्जामिनर के साथ ऐसा नहीं कर सकते डियर। अब देखो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दोगे, एमसीक्यू में तो चलो जय माता दी कर देनी है, ठीक है, सही हुआ तो है हुआ, चारों में से नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको जय माता दी कर देनी है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी कई बच्चे जो है बैठ के कर देते हैं। नहीं तो अब तो खैर पेपर अलग अलग है, पेपर सेम होता था तो जो है क्वेश्चन नंबर के बाद ए बी सी डी, ये आपका क्या हो जाता था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता था, बॉडी लैंग्वेज वाला। ए आंसर है ये, बी आंसर है ये, सी आंसर है ये, डी आंसर है ये हमारे टाइम पे होता था, ठीक है। 2001-2 की बात बता रही हूँ। राइट, बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन, राइट, तो ये सारी चीज़ होते थे। भाई सरिता बिल्कुल सही कह रही है, सारे भाई नालायक होते हैं। विनीत आंसर आपको मिल गया, सरिता कह रही है सारे भाई नालायक होते हैं। राइट, तो पहली चीज़ तो ठोक बजा के आपको मैसेज समझा देना चाहिए, ठीक है, फीडबैक के थ्रू। क्या समझा तूने बताओ पहले, ठीक है।
तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडेबल मैसेज, ठीक है। दूसरी चीज़, जो मैसेज दे रहा है, जो पर्सन मैसेज दे रहा है, उसके ऊपर आपका फेथ कितना है, वो सही बात कह रहा है कि नहीं कह रहा है। अब सपोज घर में कोई हो, वो हमेशा मजाक ही करता है, तो कभी कोई सीरियस बात भी बोलता है ना, तो उसको भी हम क्या है, मजाक में ले लेते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसकी क्रेडिबिलिटी इसका मतलब नहीं है। तो जो सामने बोल रहा है, ये बोल रहा है ना, तो सही बोल रहा होगा, यार करना पड़ेगा इसके काम को, बहुत सोच के बोल रहा होगा। क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर, ठीक है। और तीसरी चीज़, एक बात बताओ, सामने वाला काम तो तभी करेगा ना जब उस मैसेज से उसका कोई ना कोई बेनिफिट हो। सामने वाला काम तो तभी करेगा उस जो चीज़ आपने बोली है, जब उससे उसका कोई बेनिफिट हो। बेनिफिट कैसे होता है, ठीक है, भाई की फेवरेट डिश बन रही होती है, सुन लेना भाइयों, भाई की फेवरेट डिश बन रही होती है, तुरंत सारा सामान बिल्कुल सही सही आता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है मदर और ब्रदर के बीच में। समझ रही है बात, ठीक है, बिल्कुल इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। उस समय बिल्कुल नॉन इफेक्टिव नहीं दिखता है, ठीक है। रीज़न वहाँ पे रिसीवर कौन है भाई, ब्रदर, राइट। और रिसीवर को इफेक्ट करेगा ना, अगर नॉन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ तो उस डिश में किसको इफेक्ट करेगा, रिसीवर को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हाउ द मैसेज इज इफेक्टिंग द रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे लिए कोई बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है, मैं उसको ध्यान से सुनूंगी। आप सोचो, मैं एडवाइस लेने गई किसी केस के रिगार्डिंग, और उस केस में मेरा करोड़ रुपए इन्वॉल्व है, तो मैं ध्यान से सुनूंगी कि नहीं सुनूंगी? ऑब्वियस सी बात है, एक एक शब्द कान खड़े करके जो है वो सुनूंगी। समझ में आ रही है बात? तो ये वाली जो चीज़ है, हाउ द मैसेज इज अफेक्टिंग द रिसीवर। अब आज की डेट में तो ना तुम लोग बहुत नालायक होते हो, अरे तभी बैठ के बस यहाँ पे सुन रहे हो मुझे क्योंकि तुम्हारे को एग्ज़ाम देना है बिजनेस कम्युनिकेशन का। सोचो अगर एग्ज़ाम नहीं देना होता तो, सोचो अगर एग्ज़ाम नहीं देना होता तो बैठ के सुन रहे होते मुझे। इतने अच्छे नहीं हो कि फिर मेरी शक्ल भी देख रहे होते हैं। उस समय मैम को बिजनेस कम्युनिकेशन में थोड़ी सुनते, जो पेपर होता है उसमें सुनते। नालायकों, अभी भी तुम इसलिए बैठ के सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि तुमने नहीं सुना तो CSET कैसे क्लियर करोगे, राइट। तो CSET में आंसर को क्या करना है, स्वाहा, राइट। आंसर को जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सब के आपको आंसर्स स्वाहा दे देने हैं, राइट। सही तरीके से स्वाहा बोलोगे, सही जगह स्वाहा बोलोगे, तभी तो ऑब्वियस सी बात है CSET में पास हुए। विनीत कह रहे हैं कि सरिता आप कह रहे थे ना सारे भाई नालायक होते हैं, आपके लिए विनीत का एक आंसर है, रक्षाबंधन भी आने वाला है मैम, कुछ मिलने वाला नहीं इन लोगों को, ठीक है। पहुंच गया मैसेज। अभी लड़ाई अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कर लेना तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग भी बैठ के इसलिए सुन रहे हो क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, अदरवाइज़ आप नहीं पढ़ रहे हो। तो अभी हम देखेंगे जो गाज़ियाबाद चैप्टर का इंटरव्यू स्किल्स पे जो सेशन होगा कि कितने लोग उसको ध्यान से सुनते हैं। फ्री में कुछ मिल रहा होता है ना आप लोगों को, आप लोग बहुत कम सुनते हो। जब तक सर पे तलवार नहीं लटकाई जाए आपके एग्ज़ाम की, ठीक है, तब तक तो आपको सुनना ही नहीं है। जब एग्ज़ाम की तलवार लटकती है, हाँ अब एग्ज़ाम है, तभी आप लोग जो है उस चीज़ को सुनते हो, ठीक है। अभी मैं देखूंगी इंटरव्यू स्किल्स वाला कितना सुनते हो, राइट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब एक चीज़ और है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा, जब आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में नॉलेज हो, राइट। कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे तो सरिता और विनीत की लड़ाई छिड़ी हुई है। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे सरिता लास्ट मैसेज में पास कर रही हूँ, वापस की लड़ाई अपने ना व्हाट्सएप ग्रुप पे करना। सरिता ने भाई विनीत को भैया बना लिया है, ऐसे ही थोड़ी ना राखी बांधेंगे भैया, राइट। लो भाई, अब तो सौम्या भी मैदान में उतर आई हैं। मैम इट्स फेस्टिवल नॉट अ बिजनेस, ऑल भाई आर नालायक, नॉट अ बिजनेस, ऑल भाई आर नालायक। यहाँ पे तो बॉयज़ और गर्ल्स की ठन गई है भाई रक्षाबंधन पे। मैं थोड़ा सा दूर ही हूँ इस लड़ाई से, खैर ठीक है। मैं बिल्कुल आग में घी डालने वाला काम नहीं करूँगी, बिल्कुल भी आग में घी डालने वाला काम नहीं करूँगी। चलिए, तो देखिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन तब हो पाता है जब आपको कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज हो,
जो अभी हमने पढ़ा था ना, रिसीवर, एनकोडिंग, बीच में क्या है, एक मीडियम है, उसके बाद सामने वाला मतलब सॉरी सेंडर, एनकोडिंग, बीच में क्या है, मीडियम है, सामने वाला रिसीवर है जो कि क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है और फीडबैक दे रहा है। इस पूरे प्रोसेस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर अब सपोज मुझे प्रोसेस की नॉलेज नहीं है, मैं तुमसे अलग लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, मैं हाई फाई वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, मैं शुद्ध हिंदी बोलने लग जाऊँ या एकदम प्योर इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करने लग जाऊँ जो कि तुमको नहीं मालूम है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा कम्युनिकेशन जो प्रोसेस है वो पूरा ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम तो मैसेज डिकोड नहीं कर पाओगे, राइट। तो यहाँ पे जो भी सेंडर और रिसीवर हैं, राइट, जो भी सेंडर है, खासतौर पे सेंडर के लिए बात बोली जा रही है, उसको पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहेगा। अगर उसको नॉलेज नहीं है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है बैरियर्स के बारे में उसको नहीं पता है, मीडियम के बारे में उसको नहीं पता है, तो वो आपके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि देखो क्या होता है, कम्युनिकेशन प्रोसेस की नॉलेज ये कैसे बोला गया, राइट। हाँ जी कुशल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज कैसे होता है। देखो हम टीचर्स के साथ क्या होता है, हमारे प्रोफेशन में क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि हाँ लो भाई विनीत भी मैदान में होता है। मैं अब तुम लोग का मैसेज जो है बिल्कुल पास ऑन नहीं कर रही, अब तुम लोग अपना लड़ाई कर लेना, राइट। एक बार क्या हुआ कि जैसे ये जो आपका मेन मेरठ यूनिवर्सिटी है, मेरठ यूनिवर्सिटी का कॉमर्स डिवीज़न, मेन जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो डिवीज़न है वहाँ पे मुझे गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया गया, राइट। उसके पहले भी वहाँ पे मेरे लेक्चर्स हो चुके थे, तो मैंने टॉपिक पूछा नहीं, उन्होंने टॉपिक मुझे बताया नहीं, राइट। वहाँ पे मैं पहुँच गई, फिर मेरे को बोला गया कि मैम टॉपिक कौन सा लेंगे, मैंने कहा कोई भी दे दो, मैंने बोल दिया कोई भी दे दो। तो उन्होंने बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट, मैंने कहा ठीक है जी, ओके जी। अच्छा मैंने पूछा कि जो ऑडियंस है वो कौन है, ठीक है, तो उन्होंने कहा ऑडियंस वो है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ चुकी है, ठीक है। मेरे को तो ये बताया गया, लेकिन जब मैं रूम पे पहुंची तो मैंने ऑडियंस से इंट्रोडक्शन नहीं लिया, मैं मान के चल रही थी जो मुझे बोला गया है कि ऑडियंस वो है जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ चुकी है और आप इनको 1.5 घंटे में रिवाइज करवा दीजिए। मैं आपको बता दूं सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्ट है, राइट, जो कि 1.5 घंटे में रिवाइज नहीं हो सकता है। तो मैंने उसमें एक इंटरेस्टिंग पोर्शन बीच से निकाला जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को क्या रहती है, प्रॉब्लम रहती है। एक मिनट ओके। तो उस केस में क्या हुआ कि मैंने जाके ऑडियंस से भी बात नहीं की, मैं तो मान के चल रही थी सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे MBA के स्टूडेंट्स भी बैठे, BBA फर्स्ट ईयर के भी बैठे, सेकंड ईयर के भी बैठे, थर्ड ईयर के भी बैठे। अब वहाँ पे ऐसा क्राउड था जिसने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा नहीं हो। मैं ये मान के चल रही थी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो जो है मेरठ यूनिवर्सिटी में जब मेरा गेस्ट लेक्चर था तो मैं मान के बैठी थी, जैसा कि मुझे बोला गया था कि जो बच्चे बैठे हैं वो ये एक्ट पढ़ के बैठे हैं, आप उनको ब्रीफिंग दे दीजिए, ठीक है। तो मैं तो मान के चल रही थी, मैंने ऑडियंस से बात नहीं की, ऑडियंस से नहीं पूछा, राइट। और वहाँ पे मिक्स क्राउड था जिनमें से कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट होता क्या है। अब मैं उसके जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं फंसने वाले, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, उस पर लेक्चर दी जा रही हूँ। कुछ देर मैंने लेक्चर दिया, फिर मुझे समझ में आया कि बॉडी लैंग्वेज सबके अप्रोप्रिएट नहीं है, इसका मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा। देन आई रियलाइज्ड कि वहाँ पे तो बहुत सारा ऑडियंस ऐसे है जिसको पता ही नहीं है सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, तो उसका तो इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा जब मैं उसके टेक्निकल पॉइंट्स की बात करूँगी। तो यहाँ पे गलती क्या हुई, कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी रिसीवर के बारे में मुझे ढंग से नॉलेज नहीं थी। मेरी बात समझ रहे हो, रिसीवर के बारे में मुझे ढंग से नॉलेज नहीं थी। तो कभी भी आप अगर बहुत सारे लोगों के आप कह लीजिए ग्रुप को कहीं आप एड्रेस करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करने जा रहे हैं, मैं आपको कहूँगी कम्युनिकेशन में आप टाइम से पहले पहुँचें और ऑडियंस से खुद बात कर ले। आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला रिसीवर कौन है, क्या है, उसका नॉलेज लेवल क्या है, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव नहीं होगा।
समझ में आ रही है बात? तो यही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए सेंडर को, प्रोसेस कैसे हो रहा है, वहाँ पे मीडियम क्या है, कैसा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे साथ कई बार होता है, मैं आपको बता रही हूँ, एक बार क्या हुआ था, एक हमें प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, क्लाइंट्स को हमें एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, वहाँ उन्हीं के ऑफिस में जाकर। हेलो हेलो, मेरी तरफ से सब कुछ ओके है सौम्या? मेरी तरफ से सब कुछ ओके है? मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? तो वहाँ पे क्या हुआ था कि हमें अपने क्लाइंट के सामने प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना था, राइट। तो अब जो प्रोजेक्ट था वो मेरे पास पीपीटी में था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जो है लैपटॉप पे बना हुआ। तो मैंने सोचा तो चलो वहाँ पर सौम्या आप अपने एंड से चेक करिए, हमारे एंड से सब कुछ ओके चल रहा है, हमारे एंड से सब कुछ ओके चल रहा है और बाकियों को भी वॉइस आ रही है। सौम्या अपने एंड से चेक करो डियर, राइट। तो वहाँ पर प्रोजेक्ट में क्या हुआ कि मैंने तो सोचा था कि ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने पढ़ी भी नहीं थी कि ठीक है पीपीटी में लिखा हुआ है वहीं से डेटा जो है वो बता देंगे और सब कुछ हो जाएगा। अब हम वहाँ पहुँचे डेस्टिनेशन पे, ठीक है। अब वहाँ हमने देखा कि वहाँ पे हमें तो लैपटॉप खोलकर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देने का टाइम ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह तो है ही नहीं, वहाँ पे तो हमें पेपर पेन मोड पे जो है प्रोजेक्ट समझाना। समझ रहे हैं? ऐसी ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आएगी, ऐसी सिचुएशन भी आपके सामने आएगी। अब वहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि सिचुएशन संभल गई थी। क्योंकि हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज नहीं था, हमें नहीं पता था किस मीडियम से हम जो है अपनी बात उन तक रखेंगे, किस मीडियम से हम जो है अपनी बात उन तक रखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें कम्युनिकेशन प्रोसेस का नॉलेज होना चाहिए, हमें उन सब बैरियर्स के बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। अब जैसे अभी ऑनलाइन है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन है, हमें मालूम है मैं आपका फेस नहीं देख सकती, तो मैं केवल और केवल आप राइटिंग में जो है मेरे साथ जो है चैट कर सकते हैं, मुझे फीडबैक के तौर पे आपका राइटिंग में ही आंसर मिलेगा। तो क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं, बैरियर्स के लिए आपको भी तैयार रहना पड़ेगा। बैरियर भाई अब इलेक्ट्रिसिटी इशू है, टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू मेरी आवाज़ और आपकी जो राइटिंग हो मेरे तक आ पा रही है, टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी ओर से डेटा प्रॉब्लम हो, कभी मेरी ओर से इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी कम्युनिकेशन अब वहाँ पे मैं पॉज करती हूँ, रुकती हूँ, बात को रिपीट करती हूँ, समझो। तो क्योंकि मेरे को बैरियर्स के बारे में पता है, राइट। मैं रिपीट नहीं करूँगी चीज़ें, बाद में नहीं, मतलब बार बार नहीं बताऊँगी, तो ऑब्वियस सी बात है कई लोगों तक मेरी बात नहीं पहुँचेगी। तो बैरियर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, उन बैरियर्स का सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, और कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस पर्पस के लिए कम्युनिकेशन किया जा रहा है, राइट। ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमारा पर्पस ये है कि CSET में आप लोगों की रैंक आए, इस हिसाब से आपको पढ़ना है, राइट। और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आप लोगों के काम है। मुझे मालूम है, बच्चों ने बताए हुए कि कौन कौन से MCQs आते हैं। आई नो कि ICSI का जो MCQs का कलेक्शन है उसमें किस किस टाइप के MCQs पड़े हुए हैं, तो वो चीज़ आपके हेल्प जो है वो मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आना चाहिए और आपको रैंक लाना है। दैट इज़ आवर ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है किसके लिए किया जा रहा है, तुमको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, जो चीज़ें हैं तुम्हारे फ्यूचर में काम आए, इसलिए ICSI ने इन चीज़ों को अपने स्टडी मटेरियल में शामिल किया। ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हमारी स्लाइड थी, यहाँ पे मैं लेक्चर अपना फिनिश कर रही हूँ, लेकिन एक काम मैंने आपको दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमारे सब्जेक्ट का बना है, उसमें मैं आप लोगों को ऐड कर दूंगी, राइट। मेरा नंबर लिख लीजिए जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, 9311005623। और ये बहुत सारी क्लासेस चलती हैं हमारी, तो काइंडली CSET जरूर लिख दीजिएगा जब भी मेरे को मैसेज करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप प्लीज़ CSET जो है वो लिख दीजिएगा साथ में। एंड आपको मैंने एक पर्सनल होमवर्क दिया है, आपको अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, वीडियो में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, राइट। और साथ में अपना शॉर्ट बताना है, शॉर्ट मतलब स्ट्रेंथ
वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल होंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल मतलब कि आपके खुद के क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। अपॉर्चुनिटी, क्या आपको एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटी मिली या मिलेगी, और थ्रेट, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है आपको रोक सकती है, राइट। तो अपना शॉर्ट एनालिसिस करिए, अपने बारे में सोचिए। मे भी आप में से कई लोगों ने आज तक अपने आप को खुद को टाइम ना दिया हो, और हम सबका शॉर्ट देखने के बाद हम क्या करेंगे, आप अपना शॉर्ट एनालिसिस करिए, वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे, राइट, और थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ रही है बात? 9311005623 विनीत, क्लियर है? ये मेरा नंबर है। मैं भी अपना शॉर्ट एनालिसिस दूंगी, ठीक है, मैं भी अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और शॉर्ट एनालिसिस दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज करेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप पे वीडियो जो है वो भेजना। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है अपना शॉर्ट एनालिसिस का वीडियो भेजेंगे। अपने आप को टाइम दीजिए और सोचिए आपकी वीकनेस क्या है जिसको आपको स्ट्रेंथ बनाना है, और आपका थ्रेट क्या है जिसको हमें अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। तो आपको अपना शॉर्ट एनालिसिस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ भेजना है। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, ऐसा मत समझना कि आपको इंग्लिश में ही बोलकर भेजना है। आप अगर हिंदी में भी कंफर्टेबल हो, राइट, तो आप हिंदी में भी बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हो, फ़ोन से रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा। बस आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन और शॉर्ट एनालिसिस दे सकता हूँ, राइट। तो केवल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर नहीं है। और कोई इशू आज की क्लास पे? थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा था, आज के चैप्टर में हमारा थ्योरेटिकल ज़्यादा था। नेक्स्ट क्लास में काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, राइट। यहाँ पे केस स्टडी भी देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा